ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। कोई भी सुधार तभी संभव हुआ है जब साहसी व्यक्तियों ने समाज में प्रचलित अमानवीय प्रथाएं और रीति रिवाज स्वयं तोड़ डाले हैं। ये कौन कह रहे हैं? गांधी जी कह रहे हैं। बिखरते मूल दरकते परिवार। आजकल जो आप देखते हैं कि परिवारों का, एकता का आप लोग देख रहे हैं कि विखंडन हो रहा है या पारिवारिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उसको लेकर खूब चिंताएं भी जताई जा रही हैं। आजकल आप देखते हैं कि अदालतों में पारिवारिक मामले भी खूब आ रहे हैं। तो भारतीय संयुक्त परिवारों की पृष्ठभूमि उस मानवीय संवेदना से जुड़ती है जिसमें सारे संसार को अपना परिवार माना जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं ना, लेकिन आजकल आप देखते हैं एकल परिवार की प्रथाएं बढ़ रही हैं। वो बाप के साथ नहीं रहना चाह रहा है, वो माँ के साथ नहीं रहना चाह रहा है, फिर माँ बाप बच्चों के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, फिर पति पत्नी के साथ नहीं रहना चाह रही, फिर पति पत्नी के साथ नहीं रहना चाह रहा है। ये सब देख रहे होंगे ना। हजारों वर्षों से भारतीय परिवारों की पहचान धन, पद, संपत्ति से नहीं रही है, बल्कि उनमें निहित मूल्यों, विश्वासों, नियमों और संकल्पनाओं से रही है। यहां तक कि राजतंत्र में भी परिवारों का महत्व उसी तरह बना रहा जैसे आज लोकतंत्र में। व्यक्ति परिवार की इकाई होती है, इसलिए हर व्यक्ति का आपसी रिश्ता और व्यवहार बेहतर होना जरूरी है। आप लोगों को एक छोटी सी कहानी कह लीजिए। हमारे गांव में, जहां मैंने जन्म लिया, छोटा सा गांव है, वो आप देखिए मध्य प्रदेश में। वहां मैं देखता था कि शुरुआत में इतनी एकता हुआ करती थी, कुछ मत पूछे। किसी यहाँ के यहाँ सुख है, किसी के यहाँ दुख है, तो पूरा गांव एक होकर उसमें शामिल होता था। लेकिन आज आप देखेंगे एक की दूसरे से नहीं बन रही, दूसरे की तीसरे से नहीं बन रही, किसी की किसी से नहीं बन रही है, और लड़ाई झगड़ा डेली आप देखते हैं वहां देखने को मिल जाते हैं। यत् विश्व भवति, एक निडम यानी विश्व एक परिवार की तरह है। और हमारी परंपरा में विश्व के साथ जुड़ने और मानवीय संस्कृतियों के सभी रंगों को समाहित करने की उदारता रही है। परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और इस इकाई को सम्मान देने और इसका हिस्सा होने की वजह से दुनिया के हर सभ्य व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परिवार के साथ अपनी अहमियत बनाए रखे। और हमारी वैदिक सनातन परंपरा में नारी को खास अहमियत दी गई है। परिवार में नारी को वैसा सम्मान दें जिसकी वह हकदार है। दुनिया में स्त्री के प्रति पुरुषों के नजरिए में बदलाव हुआ है, लेकिन उसे वैसा सम्मान नहीं दिया जा सकता जैसा उसे देना चाहिए। आदर्श परिवार के निर्माण से एक आदर्श समाज का निर्माण होता है और इस नजरिए से भी संयुक्त परिवार की अहमियत है। और सर्वेक्षण बताते हैं कि पारिवारिक समस्याएं लगातार बढ़ी हैं। भारत में जहां परिवार कभी सबसे मजबूत इकाई हुआ करता था और उसकी मजबूती कई समस्याओं और पारिवारिक मूल्यों के क्षरण से लगातार कमजोर हो रही है। परिवारों में नई समस्याएं देखने को मिलती हैं। भारत में आज यदि सबसे ज्यादा किसी संस्था पर खतरा मंडरा रहा है, वह तो संयुक्त परिवार पर। संयुक्त परिवारों के लगातार टूटने से समाज के रिश्तों की अहमियत पर ही असर नहीं पड़ा, बल्कि भारतीय समाज के मूल्य, नियम, आचार, व्यवहार और पहचान पर भी असर पड़ा है। बड़े बूढ़ों की समाज में अहमियत और सम्मान की वजह संयुक्त परिवार की बनावट है। मूल्य और आपसी विश्वास से जुड़ता था, यह अटूट जुड़ाव ही ढीला होने लगा है। परिवार पर हुए सर्वेक्षण भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि पश्चिमी संस्कृति ने भारतीय परिवारों की खासियतों और बनावट पर भी असर डाला है। अगर इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिखने के लिए आ रहा है तो यही सब तो लिखना है आप लोगों को। एक बात और आप लोगों को बता दूं, अभी कुछ समय पहले की बात है, वो किसी के बेटी की तबीयत खराब हुई थी, बेटे की। तो उसके भाई ने, बेटे के बाप ने अपने भाई से कहा कि वो आप खून दे दीजिए। तो वो उसकी पत्नी ने, भाई की पत्नी ने रोक दिया कि आप खून दान दे देंगे तो वो खून कम हो जाएगा। मुझे ये बात मालूम चली कि वो खरीद नहीं सकता है, तो मैंने दे दिया दान। लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये पारिवारिक मूल्य बचे हुए हैं अब, कि मतलब पहले रहता था कि एक परिवार के मेंबर को कुछ हो रहा है तो वो दूसरा जान तक देने के लिए तैयार रहता था। लेकिन आजकल देखिए स्वार्थवन। पश्चिम से भारत में महज वहां की संस्कृति नहीं आई, बल्कि वहां की सामाजिक बनावट और मूल्य भी साथ साथ आए। इसका असर यह हुआ कि भारत के संयुक्त परिवार पश्चिमी मॉडल के छोटे छोटे परिवारों का रूप लेने लगे, जहां व्यक्तिगत प्रगति को ही महत्व दिया गया और चिड़ियों के स्वभाव वाले परिवार जैसे हालत भारत के छोटे छोटे परिवारों की भी हो गई है। जैसे चिड़िया के बच्चे बड़े होकर परिवार से अलग हो जाते हैं और अपना अलग परिवार बना लेते हैं, ऐसा उन भारतीय परिवारों में भी होने लगा जो संयुक्त परिवार से निकलकर अपना अलग परिवार बसाने लगे हैं। एक संयुक्त परिवार की बनावट, कार्य, स्वभाव, संबंध, मूल्य और ताकत से एकदम अलग है। इन छोटे नए बने परिवारों का समाज के लिए ये आप देखिए योगदान भी करीबन खत्म
खत्म हो गया है। इससे समाज की व्यापकता, लागत और आपसी पूरकता भी खत्म होने लगी है। संवेदनहीनता और आपसी विश्वास की कमी व्यक्ति और समाज में दिखाई दे रही है। तो इसकी बड़ी वजह उन मानवीय सामाजिक मूल्यों का कमजोर होना है, और जिससे आप देखते हैं व्यक्ति और आदर्श समाज का निर्माण होता है। परिवारों में बहुत कुछ बदला है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सर्वे के अनुसार परिवारों में महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया है। 2019 से 2021 में सर्वे के अनुसार 18% घरों में महिलाएं मुखिया के रूप में हैं। 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार 11% ऐसे परिवार थे जिनमें महिलाएं मुखिया थीं, यानी 7% का फर्क आया। और तब महिलाएं मुखिया वाले परिवारों की सबसे अधिक संख्या लक्षद्वीप में 43.7%, केरल में 23% थी। भारतीय परिवारों में महिला परिवार की मुखिया के रूप में सम्मान पाती रही है। कई देशों में विस्तारित परिवार का प्रचलन है। अनुसंधान के अनुसार दुनिया के 38% परिवार इसी व्यवस्था में रह रहे हैं। ऐसे परिवारों में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बच्चे साथ में रहते हैं। इसके अलावा ऐसे एकल परिवार हैं जहां माता पिता और नाबालिग बच्चे साथ में रहते हैं। भारत में 50% परिवार अब एकल परिवार में तब्दील हो गए हैं। वहीं भारत में बस 17% ऐसे परिवार ही संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं, जहां माता पिता, दादा दादी और पोते पोती साथ साथ रहते हैं। एक बात आप लोग खुद सोच के देखिए, पहले क्या होता था? आपने देखा होगा कि नाना नानी, दादा दादी कहानियां सुनाते थे, चाचा चाची, आप देखिए सब पूरा परिवार एक होकर रहता था। बहुत कुछ सीखने को मिलता था उस समय। लेकिन अब सब अलग होता जा रहा है, तो कुछ वो दादा दादी की कहानियां खत्म हो गई, नाना नानी की कहानियां खत्म हो गई, वो सीख मिलती थी वो भी खत्म हो गई। पहले आप देखिए घर में क्या चलता था? धार्मिक कथाएं चलती थी, धार्मिक बातें चलती थी। लेकिन आजकल आप देख लीजिए संयुक्त परिवारों का जमाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसकी वजह उन देशों की समाज की बनावट, वहां की जीवन शैली, परंपराएं और वित्तीय संयोजन है। पश्चिमी देशों का समाज विकासशील देशों के समाज से ज्यादा संपन्न है। आपसी वैचारिक पूरकता बहुत कम है। पश्चिम के संपन्न देश में संयुक्त परिवार बहुत कम रह गए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया के ज्यादातर देशों में संयुक्त परिवार कम हो रहे हैं। ईसाई बहुल देश ही नहीं बल्कि मुस्लिम देशों में भी संयुक्त परिवारों की संख्या भारत की तरह लगातार कम हो रही है। ताकि तमाम मुस्लिम देशों में 50 साल पहले संयुक्त परिवार आज की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा थे। वहां भी पश्चिमी देशों का प्रभाव पड़ा है। और देखिए एक और बात बता दूं आपको, पहले आप लोगों ने देखे थे तलाक कहां होते थे, ये कहां डिवोर्स होते थे, कौन जानता था? आपने देखा होगा हमारे आपके घर में कितनी लड़ाई होती थी मां बाप के बीच, और प्यार भी उतना ही था कभी, लेकिन उन्होंने अलग होने के बारे में नहीं सोचा। आज आप देखिए कुछ भी होता है वो अलग हो जाते हैं और दुनिया भर के ड्रामे होते हैं। परिवारों को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। परिवार से ताल्लुक रखने वाले मुद्दे, समस्याओं, विसंगतियों को समझना आज की जरूरत है। परिवार की आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं को समझना जरूरी है ताकि परिवार की अहमियत को ठीक ठीक समझा जा सके। परिवार की खुशहाली उसकी प्रगति के बारे में बताती है, लेकिन परिवार में बुजुर्गों की उपेक्षा से परिवारों की स्थितियां पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में पीढ़ियों के अंतर को समझते हुए उसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान, स्नेह का भाव पैदा करना किसी चुनौती से कम नहीं है। पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की संस्कृति वाले देश भारत में परिवारों की अहमियत बनाए रखने की जागरूकता बढ़ी है। परिवार में पीढ़ियों में मूल्य संवारने वाले व्यक्ति होते हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में संयुक्त परिवारों को टूटने से बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। शहरों, कस्बों की तरह गांव में भी संयुक्त परिवार बहुत कम हो गए हैं। इसका कारण जहां खेती से लोगों का अलग होना भी बड़ी वजह है। अगर खेती की तरफ लोगों का फिर से रुझान आए और मिलकर किसानी करने की सहमति बने तो संयुक्त परिवारों के टूटने पर विराम लग सकता है। संयुक्त परिवार का मॉडल कमजोर होने की वजह से कई तरह की समस्याएं गांव में पैदा हुई, इसलिए समाज सुधार के लिए काम करने वाली संस्थाओं को फिर से अधिक सक्रिय होने की जरूरत है। इससे खेती की नहीं बचेगी और बल्कि संयुक्त परिवार और गांव भी बचेंगे। पहले आपने देखा होगा 4 बेटे हुआ करते थे किसी माँ बाप के, तो चारों आप देखते हैं कि अच्छे से रहते थे, एकता रहती थी, उनके पास उनकी जमीन बंटवारा नहीं होता था। वो कोई आप देखें किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, और अच्छी इनकम होती थी। आज आप देखते हैं कि वो खेत के 4 टुकड़े कर लिए, उसी पर निर्भर हो गए हैं। समझ रहे हैं? तो ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बताइए। परवर्ष का परिवेश, ये आप देखते हैं कि आज के दौर में तेज रफ्तार जीवन शैली के पीछे भागती दुनिया के बीच सब चमकता दिख रहा है, लेकिन सामाजिक ताना बाना बिखरता नजर आ रहा है। छोटे छोटे या फिर कम उम्र के बच्चे जिस तरह पढ़ाई में लापरवाही, नशा, चोरी, चाकूबाजी, हिंसा, अपराध, नफरत, मोबाइल की लत के शिकार हो रहे हैं, वह भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। समाज के अवांछित लोग इन बच्चों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सातिर माफिया जानबूझकर अपने स्वार्थ की खातिर नादान बच्चों को अंधेरी गलियों में धकेल देते हैं। दरअसल नाबालिगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो इसी का लाभ असामाजिक तत्व उठाने की जुगत में लगे रहते हैं। इसकी चिंता में लोग घुलते हैं, लेकिन सवाल है कि यह रुके कैसे। टेलीविजन पर डरावनी फिल्मों, ओटीटी मंचों और यूट्यूब पर देखने वाली रीलों में गालियां, हथियार, हिंसा परोसी जाती है। इसका
बाल मन पर बहुत बुरा और भयावह प्रभाव पड़ रहा है। इन्हीं हालात के दुष्परिणाम समाचारों की सुर्खियां बन रहे हैं। हमारे परिवार, स्कूल, कानूनी व्यवस्था की कमजोरियां हर रोज उजागर हो रही हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में बच्चों के लिए बेहतर परवरिश की और गंभीरता से सोच विचार की कोशिश करनी होगी। घर परिवारों के अभिभावकों को इस दिशा में निरंतर काम करने की बहुत जरूरत है। माता पिता बनने के बाद संतान का सुख स्वाभाविक है, लेकिन संतान के विकास दिशा परिवार, समाज और देश के लिए सकारात्मक हो, इसके लिए सभी मोर्चों पर ध्यान देना चाहिए। यह तैयारी पहले से शुरू हो जाए तो बेहतर है। केवल खाना, पानी, कपड़े, खिलौने देने तक ही अभिभावक का दायित्व सीमित नहीं हो सकता। माता पिता का पढ़ा लिखा और समझदार होना, समय पर विवेक का उपयोग करने वाला होना बहुत जरूरी है। घर में बच्चे के आते ही उसके भविष्य को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं कुल बुलाने लगती हैं। सभी अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनते देखना चाहते हैं। एक अच्छा और सच्चा नेक दिल इंसान बनने की ओर किसी का ध्यान नहीं होता है। परिवर्ष में यहीं पर हमसे सबसे बड़ी चूक हो रही है। बच्चे के स्कूल जाने से 12 वर्ष की उम्र तक उसका विशेष ख्याल रखना होगा और उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक विकास की गति और वृद्धि को निरंतर देखने की जरूरत होगी। और अगर किसी पैमाने पर बच्चा कमजोर दिख रहा है तो उसे सहारे की जरूरत है। आजकल जिन घरों में आप देखिए 1 या 2 बच्चे हैं, वहां पर काम थोड़ा आसान है, मगर देखा यह जा रहा है कि इकलौती संतान कहीं अधिक जिद्दी और गुस्सैल और आप देखते हैं कि नखरीली हो रही है, क्योंकि उसकी हर बात मानी जाती है ना, वो जिद्दी हो जाता है एक तरह से। और आप देखेंगे, मुझे देखिए, एक तो बता दूं, कभी जरूरत नहीं पड़ी कि परिवार से कहने की, जो भी इच्छा जताई उन्होंने दिला दी। लेकिन मैं कहूं कि मैं गुस्सा हुआ हूं परिवार से, वो नहीं रूठ के बैठ जाते हैं, खाना ना खाना, इस तरह की कभी मैंने हरकत नहीं की है। लेकिन आजकल आप देखिए, मेरे ही पड़ोस में एक लड़का है, वो 10वीं पास नहीं हुआ अभी, वो 3 दिन उसने खाना नहीं खाया। उसके पिता को वो स्कूटी लेनी पड़ी, उसके लिए मोबाइल लेने पड़ा, उसके लिए माता पिता उसके सामने नतमस्तक होकर उल्टी सीधी सभी बातें मानने को मजबूर हो रहे हैं। और उन्हें बच्चों को समझना होगा कि जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग करवानी चाहिए। इस दिशा में स्कूल की भूमिका भी बहुत मायने रखती है। बच्चों के समग्र विवरण तैयार करते समय इन सभी बातों का ध्यान कक्षा के अध्यापक को रखना होगा। आमतौर पर वह सभी बच्चों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन पर नजर रखता है और माता पिता के साथ होने वाली बैठकों या फिर मुलाकातों में उस पर चर्चा भी करता है। शिक्षक की सलाह को ध्यानपूर्वक सुनकर उसके मुताबिक अपने बच्चे के हित में काम करने की जरूरत होती है। बच्चों को नकारात्मक व्यवहार के प्रति हतोत्साहित किया जाना चाहिए, तभी वह आगे चलकर एक अच्छा इंसान बन सकता है। बच्चे की परवरिश में आस पड़ोस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। बच्चा हर घर के बाहर जिन बच्चों के साथ खेलता कूदता है, उनका परिवेश भी उसे प्रभावित करता है। ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा बेटा बेटी किन के साथ है, कहां पर खेलता है। बच्चा घर में आकर जब खराब भाषा या फिर शब्दावली और दूषित व्यवहार की प्रशंसा करे, इनका उपयोग करे, तो सावधान हो जाने की जरूरत है। अपने नौनिहाल में से पूरी बात सुनने और जानने की कोशिश करना चाहिए और उससे सही गलत की पहचान कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। उदाहरण के साथ समझाने का बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर बच्चों के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने में सहयोग करेंगे तो हमारा बच्चा बहुत से नकारात्मक प्रभाव से बच सकता है। अभिभावक को चाहिए वे कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार की शिक्षा भी बच्चों को जरूर प्रदान करें। 10-12 साल के बच्चों की मुलाकात पुलिस और वकील से विद्यालय में जरूर करानी चाहिए, ताकि उन्हें अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी मिल सके। जागरूकता के लिए अभी हिदायत होनी चाहिए कि कुछ भी गलत किया तो कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं। जानकारी ही बचाव है। बच्चे किसी भी देश का उज्जवल भविष्य माने जाते हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब उन्हें एक बढ़िया परवरिश प्राप्त हो। घर में माता पिता और अन्य लोग, आस पड़ोस का माहौल, स्कूल में शिक्षक, सहपाठी तथा देश की मित्रवत व्यवस्था इस दिशा में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बच्चों को समय रहते सहेजने और समुचित मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए बच्चों की अभिभावक या फिर माता पिता को मनोवैज्ञानिक और बाल विशेषज्ञों से निरंतर सलाह मशवरा लेते रहना चाहिए। संवाद को जीवन का जरूरी हिस्सा बनाना चाहिए। कभी परिवार, रिश्तेदारों के बच्चों को एक साथ बैठाकर उनके विचार जानने चाहिए। समय आधारित परिसर की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में रचनात्मक और क्रियात्मक अभिरुचियों का विकास किया जा सकता है। आप लोग अपनी टिप्पणी जरूर दिया करिएगा, जरूर बताया करिएगा। ये आप देखते हैं टिप्पणियां रहती हैं, इसे पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम जो चैनल है ना, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म, वहां डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा, देख लिया करिएगा। ये आप देखिए बेहतरी की फसल, तो आप देखिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है, इसकी घोषणा कर दी कि आपकी फसल के इतने दाम मिलेंगे।
और हर वर्ष फसल की बुआई से पहले फसलों की एमएसपी घोषित की जाती है। इस वर्ष धान की फसल के लिए पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य 69 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है। इसी तरह कुल 14 फसलों का एमएसपी घोषित किया गया, जिनमें दलहनी फसलें और मोटे अनाज शामिल हैं। सरकार का दावा है कि यह बढ़ोतरी उसके वादे के अनुरूप है, जिसमें उत्पादन लागत को कम से कम 50% और अधिक एमएसपी तय किया जाता है। इसके अलावा ब्याज आप देखते हैं क्या, एमएसपी के बारे में नहीं सुने आप लोग। ब्याज सब्वेंशन योजना के तहत किसानों को खेती बागवानी के लिए 3 लाख रुपए तक, कृषि सहायक उद्यमी जैसे पशुपालन मछली पालन के लिए 2 लाख रुपए तक का कर्ज रियायती दर पर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। और कहा जा रहा है कि इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा और कृषि क्षेत्र में सुधार नजर आएगा। और पर इन घोषणाओं से किसान संगठन कितने खुश हो पाते देखने की बात होगी, क्योंकि वे लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य में विसंगतियों और कृषि सुविधाओं में कमी के मुद्दे उठाते रहे हैं और किसानों की स्थिति बेहतर करने के मकसद से स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था, जिसने सुझाव दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनना चाहिए। इसको लेकर आंदोलन भी होता रहता है। फिर उत्पादन लागत में किसानों के पारिवारिक श्रम की कीमत भी जोड़ी जानी चाहिए। मौजूदा सरकार ने वादा किया था कि किसानों को उनकी फसलों की कीमत लागत से 1.5 गुना तक दी जाती है, मगर न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में किसानों को के पारिवारिक श्रम की कोई कीमत नहीं आ जाती है। फिर बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई आदि पर आने वाले खर्च को भी ठीक से नहीं आंका जाता है, और जिसकी वजह से लागत और अंतिम मूल्य में बहुत अंतर नहीं रह जाता है। खासकर धान जैसी फसलों पर उत्पादन लागत अधिक बैठती है, फिर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों में फसल बोने को लेकर उत्साह बनता है। और पर यह शिकायत आम है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने के बावजूद आड़ती उस कीमत पर किसानों से फसल नहीं खरीदते हैं, और बिचौलिए जो होते हैं उनसे तो आप देखते हैं कि किसान फंसे रहते हैं, और ज्यादातर मामलों में उससे कम, बल्कि कई बार किसान काफी कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर होते हैं, और इस पर रोक लगाने का कोई उपाय अभी तक नहीं किया गया। इसलिए एमएसपी की कानूनी गारंटी का कानून बनाने की मांग जोर पकड़ती रहती है, और किसान ये मांग करते हैं कि कम से कम भैया आप जो तय कर रहे हैं उतना हमारा दाम तो मिले। अगर दाम नहीं मिलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो कम दाम दे रहा है, वरना आप देखते हैं सरकारी रेट पर सरकारी दुकानों तक कितने किसान पहुंच पाते हैं, कितने किसानों की पहुंच होती है, कितने किसान उस दाम पर फसल बेच पे आते हैं। सरकार का वादा है कि वह किसानों की आय दोगुनी करेगी, और ये 2022 तक लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2022 कब खत्म हो गया। इसके मद्देनजर कई योजनाएं भी चलाई गई हैं, किसान क्रेडिट कार्ड भी उसी में से एक है, पर किसानों की दशा में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं नजर आ पा रहा है। तो इसकी कुछ वजह साफ हैं। एक तो देश के 80% से ऊपर सीमांत किसान हैं जो किसी तरह अपने परिवार के गुजारे भर की फसल पैदा कर पाते हैं। दूसरे, जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखा, बाढ़, तूफान आदि के कारण फसलों के चौपट होने का खतरा दिनों दिन बढ़ता गया। बढ़ती गर्मी के कारण उत्पादन पर भी असर पड़ा है। ऐसे में किसान कर्ज से मुक्ति नहीं हो पाते हैं, इसलिए कृषि योजनाएं अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाती हैं, वे अस्थायी राहत की ही साबित होती हैं। कृषि संबंधी व्यवहारिक नीतियों की जरूरत बनी हुई है। और देखिए एमएसपी आप देखिए 3 तरह से आप लोग देखते हैं ना इसे। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग प्रत्येक फसल के लिए राज्य अखिल भारतीय स्तर पर 3 प्रकार की उत्पादन लागत की गणना करता है। A2 होता है, इसमें किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर नकद एवं वस्तु के रूप में सीधे तौर पर किए गए सभी भुगतान लागत शामिल होते हैं। एक A2FL होता है, इसमें A2 के साथ आवेतनिक, पारिवारिक, श्रमिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल है। C2 की बात करें तो यह एक व्यापक लागत है जिसमें A2+FL लागत के साथ स्वामित्व वाली भूमि का अनुमानित किराया मूल्य, स्थायी पूंजी पर ब्याज, पट्टे पर आप देखी गई भूमि के लिए भुगतान किया गया शामिल है इसमें। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा हर आर्टिकल पर। टूटती उम्मीदें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी रफ्तार जहां एक और पूरी दुनिया को अचंभित करती है, वहीं एक कड़वा सच यह है कि करोड़ों परिवार आज भी बहुत मुश्किल से अपना घर चला पा रहे हैं। इनमें से अनेक लोगों को विश्वास है कि वे कर्ज लेकर व्यापार करेंगे तो अधिक पैसे कमाएंगे, बेहतर भविष्य बनाएंगे। दूसरों और कुछ को लगता है कि भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय उन्हें वर्तमान में जी लेना चाहिए, मगर स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च बढ़ने से उनकी चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य देखिए कितना महंगा हो गया। महंगाई घटती आय की वजह से उनमें निराशा है, उनकी उम्मीदें टूटी हैं। चिंता का विषय है कि बैंकों का बकाया न चुका पाने के कारण कई परिवार कर्ज में इस तरह डूब जाते हैं कि जहां से निकलना उनके लिए संभव नहीं होता है। कुछ लोग आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा लेते हैं। हरियाणा के पंचकूला में एक ही परिवार के 7 लोगों की खुदकुशी ऐसा ही मामला है। सच्चाई यही सामने आई कि इस परिवार का बैंक का बहुत सारा पैसा बकाया था, जिसे चुकाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। कर्ज में डूबा परिवार रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा था। अगर देश के नागरिक घर और वाहन खरीदने के लिए कर्ज ले रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके पीछे बेहतर रोजगार और अच्छी आय की संभावनाएं छिपी हैं, मगर कारोबार के लिए लिया गया कर्ज कोई नहीं चुका पा रहा है
तो इस पर सोचने की जरूरत है कि विकास की तेज रफ्तार के बीच उसका कारोबार क्यों पिछड़ रहा है। अगर व्यापारी कर्ज लेकर भी लागत नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसके पीछे के कारणों को समझने, उनका हल निकालने की जरूरत है। इसके लिए नीति निर्माताओं को ही आगे आना होगा। यह सच भी छिपा नहीं कि कर्ज में डूबे हजारों किसान खुदकुशी कर चुके हैं। फसलों की लागत न निकल पाने से उनमें भारी निराशा है। छोटे कारोबारियों की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है और ज़रूरत है बेहतर ज़िंदगी जीने की। करोड़ों लोगों की उम्मीदें और सपने बचाने के लिए अब ठोस और सार्थक कदम उठाए जाएं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो संपादकीय पाठ है, इसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए। धन्यवाद।